नमस्कार दोस्तों। किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की पावर्स होती हैं लॉ बनाने की और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते करते पार्लियामेंट अपने दायरों से बाहर जा सकता है? क्या पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पर किसी प्रकार की लिमिटेशंस होती हैं? पार्लियामेंट का काम लॉ बनाने का भी होता है, तो क्या ये वर्ड लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है या नहीं? साथ ही साथ दोस्तों, जुडिशरी का इन सब में क्या रोल होता है? इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट व्हाट लॉ इज। इट डिफाइंस व्हाट लॉ इज। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो टेल्स कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया विच इज इन्फ्रिंजिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड null and void. Welcome to Shriram's IAS UPSC Prep channel. Welcome to this series of studying Indian polity through mind maps. Let's start our series. Now, before we start, I would like to tell you about the free one-to-one mentorship of Shriram's IAS. If you have any doubt in your preparation, you can approach our expert mentors. The only thing which you have to do is to go to the description of this video, click the link given there, fill the form, and we are going to approach you. Now, moving forward. Now, in order to understand whatever I have told in the introduction, you should know one thing, that is the supremacy of the fundamental right. किस तरह से फंडामेंटल राइट की सुपरमेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश की गई है। इसी के साथ साथ अब सब कुछ समझ जाएंगे कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है अमेंड करने की, पार्लियामेंट किन चीजों को अमेंड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। भारत का जब संविधान बना और जब कमेंसमेंट हुआ भारत के संविधान का ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, इसके पहले के भी बहुत सारे लॉ थे जो भारत में लगातार चलते रहे। फॉर एग्जांपल, इंडियन पीनल कोड विच वाज मेड इन 1860, इट कंटिन्यूड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया ऑल्सो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। शरीयत लॉ है 1937 का, वो भी कंटिन्यू चल रहा है। और ऐसे बहुत से लॉ हैं जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने हुए थे, बट इंडिया में आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो लगातार चलते रहे, वो लगातार इंप्लीमेंट होते रहे ऑन ग्राउंड। बट ये जो सारे लॉ है, ये किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से इनका कोई भी प्रोविजन, इफ इट इन्फ्रिंजेस अपॉन द फंडामेंटल राइट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। अब देखिए दोस्तों क्या लिखा है, law made before 26th of January 1950 that violate the fundamental rights will become void to the extent of inconsistency. Now, what is this extent of inconsistency? देखिए दोस्तों, अगर ये एक लॉ है और इसका सिर्फ एक प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो पूरे लॉ को वॉइड घोषित नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस प्रोविजन को वॉइड घोषित किया जाएगा। ये कहा जाता है इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी। सब साथ में दोस्तों देखिए कि जब संविधान बन गया, इसके बाद भी पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए और लगातार बनाई जा रही है। उसमें भी कुछ कहा गया है कि पार्लियामेंट किसी भी तरह से ऐसा लॉ नहीं बना सकती विच इन्फ्रिंजेस अपॉन और वायलेट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट पार्लियामेंट नहीं जा सकती, कोई भी लॉ नहीं बना सकती। द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, एंड इफ मेड दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज void ab initio. void ab initio क्या होता है दोस्तों? void ab initio का मतलब है फ्रॉम द ओरिजिन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज void। तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक नया क्लॉज आर्टिकल 13 में डाला गया था। ये जो दोनों प्रोविजंस हैं, ये दोनों आर्टिकल 13 के प्रोविजन है, बट आर्टिकल 13 के अंदर एक क्लॉज नंबर 4 को इंट्रोड्यूस करा था, दैट हैपेंड इन 1971, जिसमें कहा गया था कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। कहने का मतलब है, इफ एनी अमेंडमेंट इज मेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन इफ इट इज इन्फ्रिंजिंग और वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजंस, इट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का चेंज अगर पार्लियामेंट करती है अमेंडमेंट के थ्रू, 368 आर्टिकल के थ्रू, एंड 368 आर्टिकल में दो तरह से स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, ये दो तरीके दिए गए हैं जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट इस 368 की पावर को यूटिलाइज करती है तो आर्टिकल 13 वहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता दिस गिव्स इमेंस पावर टू द
पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो कुछ भी अमेंड कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। दोस्तों फिर क्या हुआ, इसको समझने के लिए आर्टिकल 13 का एक और क्लॉज जानना जरूरी है, विच डिफाइंस लॉ। लॉ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इफ यू सी आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, you will see the definition of law in clause number 3, where it defines that law is anything which is an ordinance, an order, regulation, notification, bylaws, rules, customs, usages having legal force। ये सारी चीजें, रेगुलेशन हो, रूल हो, ऑर्डिनेंस हो, कस्टम हो, ये सारी चीजें लॉ में गिनी जाती हैं। बट दोस्तों ध्यान से देखिए, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट वर्ड इज ऑल्सो काउंटेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ। द वर्ड अमेंडमेंट इज नॉट रिटन। तो सवाल ये उठता है कि अगर लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। कहने का मतलब है, अगर कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी नोटिफिकेशन अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाते हैं, उनको वायलेट करते हैं, उनको इन्फ्रिंज करते हैं, तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटरवेंशन इट इज डूइंग। बट अगर अमेंडमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट वर्ड ऐड नहीं किया गया है यहां पर लॉ की डेफिनेशन में, इफ अमेंडमेंट इज डन बाय द पार्लियामेंट, देन द पार्लियामेंट हैज इमेंस पावर एंड इट विल नॉट बी स्टक डाउन, बिकॉज लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट तो आता ही नहीं है। दोस्तों ये केस सबसे पहले 1951 में सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, शंकरी प्रसाद केस। अब लेट अस कम टू द प्रीवियस स्लाइड एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड। 1951 में शंकरी प्रसाद केस में ये चीज गई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आता है या नहीं आता है, एंड द हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन उस तरह से है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आता है तो इसका मतलब आता है, अगर वो बोलता है नहीं आता है तो इसका मतलब नहीं आता है। तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट एडेड नहीं है, एंड लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट वर्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे, लॉ को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं करेंगे दैट इंक्लूड्स अमेंडमेंट इनटू इट। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ पार्लियामेंट हैज इमेंस पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन विचएवर वे इट लाइक्स, क्योंकि कुछ भी स्टक डाउन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में आ ही नहीं रहा है। बट देन केम द गोलकनाथ केस इन 1967 एंड 68। यहां पे कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को ओवरटर्न करते हुए बोला दैट द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑल्सो इंक्लूड्स अमेंडमेंट। Definition of law also includes amendment. That simply means it has limited the power of the parliament to amend the constitution. कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी तरह से रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन बनाते हैं और वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो नल एंड वॉइड हो ही जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अमेंडमेंट भी करते हैं अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है तो उसको भी नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। This happened in 1967 in the Golaknath case. But उसी के बाद दोस्तों, उसी के बाद to regain the power in 1971 through the 24th Constitutional Amendment Act, Parliament has introduced clause 4th in article number 13. और एक clause 4 बोल रहा है that nothing in this article means nothing in article number 13 shall apply to any amendment of the constitution made under article 368। कहने का मतलब है अगर कोई भी अमेंडमेंट किया जा रहा है आर्टिकल 368 के द्वारा तो आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब है अमेंडमेंट की जो पार्लियामेंट की पावर है, अगेन इट हैड बिकम अनस्टॉपेबल। पार्लियामेंट किसी भी तरह से संविधान को अमेंड कर सकती है, इवन बाय इन्फ्रिंजिंग द फंडामेंटल राइट, एंड the decision, the amendment made by the parliament will not be struck down because of article 30. I hope you have understood this much. Then came the importance of judiciary. Then came another case which became so famous in the history of the Indian
constitutional history that even children know about it. That was Keshwananda Bharti case in 1973. Now, what happened in Keshwananda Bharti case? The court has upheld this particular clause of article number 13. Whatever changes has been made by the 24th Constitutional Amendment Act in article 13 was upheld. ये बोल दिया गया, ये कह दिया गया कोर्ट द्वारा कि ओके, पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंड करने की वो बहुत ज्यादा है और आर्टिकल 13 इस पर लागू नहीं होता है. ठीक है, बट एट द सेम टाइम a basic structure doctrine was also given. Now in this basic structure doctrine, the court said that there are several foundational fundamental values in the Indian Constitution जिसके बेसिस पे पूरा संविधान का स्ट्रक्चर बना हुआ है और पार्लियामेंट अपनी अमेंडिंग पावर को यूज करके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती है. अब फंडामेंटल राइट तो बेसिक स्ट्रक्चर में आते ही आते हैं, साथ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, सच एज द वर्ड सेक्युलरिज्म, such as directive principle of state policy, the parliamentary form of democracy, the word socialist in the Indian Constitution, the preamble itself is the basic structure of the Indian Constitution, the whole quasi-federal structure in the Indian Constitution. ये सारी चीजें और बहुत सी सारी चीजें, the independence of the judiciary, that is also included in the basic structure of the Indian Constitution. So parliament की जो amending power है उसको बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की वजह से लिमिट कर दिया था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. तो दोस्तों, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर द लॉ इज डिफाइंड एंड लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट, बट एट द सेम टाइम, because of the interpretation of the Supreme Court and because of the judgment of the Supreme Court in the Keshwananda Bharti case, basic structure doctrine is applicable to the amending power of the parliament. Parliament cannot amend the constitution in an arbitrary manner. It has to be done in a just, fair and non-arbitrary manner according to natural justice. So, thank you very much for joining me in this video. I hope you have understood everything we have gone through in this video. Thank you very much and Jai Hind.